हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जगताप मैथ्स ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1। ओके, सो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सभी के पास एनसीईआरटी बुक है, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन सभी के पास होंगे। ठीक, सो क्वेश्चन नंबर 1, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the pole with the ground level is 30 degree. तो यहाँ पर हमें हाइट ऑफ द पोल निकालनी है और रोप की जो लेंथ है वो 20 मीटर की बनी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये रहा ग्राउंड लेवल। इस ग्राउंड लेवल पर एक पोल लगा देते हैं, दिस इज द पोल। सो पोल को कुछ नाम दे देते हैं ए बी। जमीन पर किसी पॉइंट से इसके टॉप को एक रोप से बांध दिया है। सो आप देख सकते हैं, दिस इज द रोप, दिस इज द रोप। इस रोप की जो लेंथ है वो है 20 मीटर, 20 मीटर। इसे सी पॉइंट देते हैं। रोप और जमीन के बीच का जो एंगल है वो गिवन है, दैट इज 30 डिग्री। दिस एंगल इज गिवन, दैट इज 30 डिग्री। हाइट ऑफ द पोल हमें निकालना है, तो उसे हम कंसिडर कर लेते हैं एच मीटर्स। एच मीटर्स, ओके। यहाँ 90 डिग्री का एंगल होगा जमीन और पोल के बीच में। सो ये लेंथ ऑफ रोप जिस पर कि सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंब करेगा, मतलब चलेगा, तो हमें ये गिवन है, ये हमें निकालना है, दैट इज हाइट ऑफ द पोल। तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर अगर आप देखोगे गौर से, तो हमें रिलेशन मेंटेन करके चलना है हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर में। हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर में रिलेशन बताने वाला टी रेशियो जो होता है वो होता है साइन। तो इस ट्राइंगल में हम लोग इस एंगल 30 के लिए साइन टी रेशियो लगाएंगे। सो देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो यहाँ परपेंडिकुलर है ए बी और हाइपोटेन्यूज है ए सी। सो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। सो साइन 30 की जगह लिखेंगे 1/2 और ए बी की जो लेंथ है वो है एच मीटर्स, जो कि हमें निकालना है, और हाइपोटेन्यूज दे रखा है 20 मीटर। इस 20 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको मिलेगा 20/2 इज इक्वल टू एच। तो आप लोग बोल सकते हैं देयरफॉर एच इज इक्वल टू 10 मीटर। सो यही है लेंथ ऑफ द पोल, और यू कैन से हाइट ऑफ द पोल। सो देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। यहां पहला क्वेश्चन होता है क्लियर। मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़ा ही आसान है। फिर से समझ लेते हैं, ये है लेंथ ऑफ द रोप 20 मीटर गिवन है क्वेश्चन में। हाइट ऑफ द पोल हमें निकालना था। सो जमीन और इस रोप के बीच का एंगल दे रखा है 30 डिग्री। टी रेशियो साइन हमने लगाया जो कि होता है 1/2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज h/20। इस 20 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 20/2 h इज इक्वल टू 10 मीटर। यही है हाइट ऑफ द पोल। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. हमें height of the tree निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले हम लोग एक ट्री की कल्पना करते हैं। ये ग्राउंड लेवल है, ये रहा ट्री को हम बिल्कुल वर्टिकल लेंगे। ओके, सो ये ट्री बिफोर स्टॉर्म, इसकी हाइट ये रही, सपोज दैट ये कैपिटल एच। बिफोर स्टॉर्म दिस इज कैपिटल एच। ड्यू टू स्टॉर्म ये ट्री टूट गया है, कहीं बीच में से, यहां से टूटा, यहां से टूटा, वी डोंट नो कहां से टूटा। सपोज दैट इस पॉइंट से ये ट्री ब्रेक हुआ और ये गिरा इस डायरेक्शन में। सो यहां पर ये गिर गया है, तो यहां पर जमीन को इस पॉइंट पर टच कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फुट ऑफ द ट्री और जहां उसका टॉप जमीन को टच कर रहा है उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपको गिवन है, दैट इज 8 मीटर। 8 मीटर। और जहां ये ट्री का टॉप
जमीन को टच कर रहा है, वहां जमीन और इस ट्री के इस पार्ट के बीच का जो एंगल है वो गिवन है, दैट इज 30 डिग्री। ये एंगल है आपका 30 डिग्री। सो इस ट्री के दो पार्ट हो चुके हैं। ये वाला पार्ट सपोज दैट इसकी जो हाइट है वो h1 है और ये जो पार्ट गिरा हुआ है इसकी हाइट ले लेते हैं h2। सो दो पार्ट हमारे पास ट्री के हैं, h1 एंड सेकेंड पार्ट इज h2। हमें निकालना क्या है, हमें ट्री की एक्चुअल हाइट निकालनी है बिफोर स्टॉर्म, जब वो गिरा नहीं था उसके पहले की हाइट निकालनी। तो हमें h1 भी निकालना पड़ेगा और हमें h2 भी निकालना पड़ेगा, तब जाकर हमारे पास आएगा कैपिटल H। दिस इज h2। तो यहां से लेकर यहां तक ट्री की हाइट है जो कि दो पार्ट में है, h1 और h2, जो कि हमें इस ट्राइंगल की मदद से निकालना है। तो कैपिटल H हमें निकालना है, दैट इज h1 प्लस h2। सो अब हम इस ट्राइंगल को कुछ नेम दे देते हैं A B C। बेस गिवन है, h1 हमें निकालना है, h2 हमें निकालना है। सो h1 निकालने के लिए हमें इन दोनों साइड्स में रिलेशन पता करना होगा। तो हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है अकॉर्डिंग टू द राइट एंगल ट्राइंगल। सो परपेंडिकुलर h1 और बेस है 8 मीटर्स। तो यहां पर हमारा T रेशियो 10 एप्लीकेबल होगा। सो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है h1 और बेस है 8। तो आप चाहो तो AB लिखो और BC लिखो, अदरवाइज आप डायरेक्टली लिख सकते हो h1 अपॉन 8। सो दिस इज h1 अपॉन 8। 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3, तो यहां पर लिखेंगे 1 अपॉन रूट 3। 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू h1 अपॉन 8। इस 8 को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी h1 की। तो इस 8 को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास आया 8 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू h1। तो ये हमारे पास आ गई है h1 की वैल्यू। अब इसी तरह से हम लोग निकालेंगे h2 की वैल्यू। तो h2 की वैल्यू निकालने के लिए ये है बेस BC और ये इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है। सो बेस और हाइपोटेन्यूज में T रेशियो जो होता है वो होता है cos। सो हम लोग अब इसी सेम ट्राइंगल में T रेशियो cos का यूज करेंगे। cos 30 डिग्री इज इक्वल टू, cos 30 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस है BC और हाइपोटेन्यूज है h2। सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो ये होगा आपके पास 8 अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज h2। cos 30 की वैल्यू होती है रूट 3/2, यहां लिखेंगे रूट 3/2 इज इक्वल टू 8 अपॉन h2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और h2 की वैल्यू निकालते हैं। इसे इधर क्रॉस करेंगे, इसे इधर करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास h2 इज इक्वल टू 16 अपॉन रूट 3। ये h2 की वैल्यू आ गई। h2 की वैल्यू आ गई आपके पास। अब हमें निकालना है कैपिटल H। तो हमें h1 और h2 को ऐड करना होगा। सो देखते हैं कैपिटल H की वैल्यू। सो कैपिटल H इज इक्वल टू h1 प्लस h2। सो h1 की वैल्यू है 8 अपॉन रूट 3 प्लस h2 की वैल्यू है 16 अपॉन रूट 3। 16 अपॉन रूट 3 आपके पास आएगा 8 प्लस 16 24 और एलसीएम का रूट 3। अब इस यहां पर आपको क्या करना है, रैशनलाइज कर देना है। सो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर इज इरेशनल। इसे रैशनलाइज करने के लिए रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो रूट 3 अपॉन रूट 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 24 रूट 3 अपॉन 3। रूट 3 इंटू रूट 3 होता है। 3 से इस 24 को कैंसिल कर दो तो कैपिटल H की वैल्यू हो जाएगी 3 8 जा 24। सो 8 रूट 3 मीटर। तो ये आ गई आपके पास हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री है h रूट 3 मीटर। फिर से समझ लेते हैं। बिफोर स्टॉर्म इट इज द ट्री। टूटने के बाद ए पॉइंट से वो ब्रेक हुआ, जमीन पे टकराया तो जो जिस पॉइंट पर जमीन को टकराया है उस पॉइंट की डिस्टेंस बेस से 8 मीटर है। जहां वो टकराया है वहां पेड़ और जमीन के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री है। ये 30 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट होता है। इस ट्राइंगल में ट्री के दो पार्ट है, एक ये h1 और ये रहा h2। हमें निकालना है h1। सो हमें इन दोनों के जो रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा और वो रिलेशन होगा 10। सो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑन बेस। सो हमने पहले लगाया tan 30 h1 अपॉन 8। सो tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 और इस तरह से हमें मिला h1 दैट इज 8 अपॉन रूट 3। अब हम निकालना चाहते हैं दिस। इसे निकालने के लिए हम
कॉस का यूज करेंगे। सो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, सो कॉस 30 हम लोग यूज करेंगे। सो कॉस 30 बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और 8 अपॉन h2, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके h2 की वैल्यू आ गई 16 अपॉन √3। अब हमें निकालना है हाइट ऑफ द ट्री, तो h1 और h2 को ऐड करना होगा। सो h1 प्लस h2, सो h1 इज 8 अपॉन √3, h2 इज 16 अपॉन √3, एलसीएम लिया 3 आया, 8 प्लस 16 24 होता है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, नाउ द फाइनल आंसर इज 8√3 मीटर। सो होप ये सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखें। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building. Clear? 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. Angles क्या है? 30 degree, 60 degree. Height of the building है 30 मीटर टॉल एंड द हाइट ऑफ द बॉय है 1.5 मीटर। लेट्स सी किस तरह से होगा। सबसे पहले हम लोग बेस बनाते हैं। बेस, हाइट ऑफ द बॉय 1.5 मीटर, 1.5, दिस इज द हाइट ऑफ द बॉय, दैट इज 1.5 मीटर। ओके, इस बॉय का जो हॉरिजॉन्टल होगा वो जमीन के पैरेलल होगा। सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल ऑफ दैट बॉय। Okay, now in front of this boy there is a building. This is the building. The height of the building, the height of the building is 30 meter. The height of the building is 30 meter. Okay, अब सवाल ये होता है कि बॉय की हाइट तो 1.5 मीटर है, तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये भी कितना होगा? 1.5 मीटर होगा। तो बचा हुआ जो पोर्शन है वो कितना होगा? सो वो होगा 30 माइनस 1.5। 30 माइनस 1.5 होता है 28.5। तो ये पोर्शन की जो हाइट होगी वो होगी आपके पास 28.5। तो बिल्डिंग का जो बचा हुआ पोर्शन है वो ये है। ओके, अब सवाल ये उठता है कि क्वेश्चन ये है कि बॉय अभी यहाँ खड़ा है, वो बिल्डिंग की तरफ कुछ दूरी चलेगा, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो वो सपोज यहाँ से यहाँ पहुंच गया है इस पॉइंट पर। ओके, सो ए बी इज द बॉय, AB is the boy। अब वो चलकर कहाँ गया? यहाँ तक पहुंचा। तो यहाँ वाली पोजीशन है सपोज ये A डैश अपॉन B डैश। तो बॉय यहाँ खड़ा था, यहाँ से गया यहाँ पर A डैश B डैश पोजीशन में। जब वो यहाँ खड़ा था तो उसने पाया कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 30 डिग्री। तो यहाँ से देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री। सो दिस एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री। जब वही लड़का यहां से पहुंच गया है यहां पर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया, क्योंकि जब हम बिल्डिंग के पास जाते हैं तो हमें गर्दन ज्यादा ऊपर उठानी पड़ती है। सो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से कितना हो गया है? 60 डिग्री। सो इस पॉइंट पर पहुंचकर उसने देखा बिल्डिंग के टॉप को, तो उसने पाया कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया है? 60 डिग्री। 60 डिग्री हो गया। अब हमें निकालना है कि बिल्डिंग की तरफ चला कितना। तो बिल्डिंग की तरफ डिस्टेंस जो ट्रेवल की उसने B डैश डिस्टेंस ट्रेवल की है। सो ये डिस्टेंस को हम लोग सपोज दैट x ले लेते हैं कि ये x डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने बिल्डिंग की तरफ, तो यही हमें निकाल के बताना है। अगर B डैश x है तो A डैश भी x होगा बाय द कांसेप्ट ऑफ रेक्टेंगल। वी कैन सी दिस इज द रेक्टेंगल। सो ये डिस्टेंस भी x होगी। ये डिस्टेंस के बारे में हमें कुछ पता नहीं है तो उसको हम y कंसीडर कर लेते हैं। तो दिस डिस्टेंस इक्वल टू y, तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? y। अभी यहाँ पर बिल्डिंग का कुछ नाम नहीं है, नाम दे देते हैं उसे A B we have used। सो इधर P और इसे Q नाम देते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट मार्क करते हैं R। ओके, सो अब हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो ये ट्राइंगल्स है P A डैश R और दूसरा है P A R। सो इन दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में हम T रेशियोज 30 और 60 के लिए लगाएंगे। ओके, सो ये राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास। अभी यहाँ से दिख रहा है आपको P R A डैश और P R A। तो इन दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल में टी रेशियो लगाते हैं और हम x और y को कैलकुलेट करते हैं। y कैलकुलेट किए बगैर आप x कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ओके, सो पहले हमें y कैलकुलेट करना है। तो P R A डैश ट्राइंगल में हम लोग टी रेशियो लगाएंगे 60 डिग्री के लिए और वो टी रेशियो होगा 10। वाई? बिकॉज
हमें परपेंडिकुलर गिवन है और हमें बेस निकालना है, तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन होगा tan थीटा। ओके, सेम ट्रायंगल पी आर ए डैश, क्वेश्चन नंबर 6, इन ट्रायंगल पी आर ए डैश, इन ट्रायंगल पी आर ए डैश tan 60 डिग्री, tan 60 degree is equal to perpendicular upon base. So perpendicular is PR and base is A dash R, which is 28.5 and Y. So directly you can write 28.5 upon Y. So 28.5 upon Y. tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3, तो यहाँ tan 60 की जगह लिख देते हैं √3 is equal to 28.5 upon Y. इसे यहाँ इंटरचेंज कर देते हैं इन दोनों की प्लेसेस को। सो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 28.5 अपॉन √3। अभी आपको दिख रहा होगा कि 28.5 3 का मल्टीपल है, तो यहाँ रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कर दो। सो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 अपॉन √3। सो y इज इक्वल टू 28 अपॉन 28.5 √3 अपॉन √3 इंटू √3 होगा 3। सो यहाँ लिखेंगे 3 से 28.5 को कैंसिल करेंगे। सो y इज इक्वल टू आपके पास आएगा 3 9 27 पॉइंट 3 5 15, सो इट इज 9.5 √3। ये हो गई y की वैल्यू, ये y की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब हम लगाएंगे t रेशो इन ट्राइंगल पी आर ए, बिगर ट्राइंगल, बिगर राइट एंगल। ध्यान से देखिएगा पी आर ए, दिस वन, बड़े ट्राइंगल। सो इन ट्राइंगल पी आर ए, इस ट्राइंगल में एंगल है 30 डिग्री। सो tan 30 लगाएंगे इस ट्राइंगल में, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑन बेस। सो इस ट्राइंगल पी आर ए में परपेंडिकुलर तो सेम 28.5 ही होगा, बट बेस जो होगा वो आर ए होगा, आर ए, और आर ए क्या है x प्लस वाई। तो यहां लिखेंगे 28.5 अपॉन x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो यहां लिखते हैं 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ये हो जाएगा आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 √3। अभी यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू हमारे पास है इस वैल्यू को यहां पर रिप्लेस कर देंगे। सो y की वैल्यू यहां रख देते हैं। सो x प्लस 9.5 √3 इज इक्वल टू 28.5 √3। इस 9.5 √3 को ट्रांसफर करेंगे। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। ओके, सो x इक्वल टू होगा 0.5 माइनस 28 माइनस 9 करेंगे तो आपके पास आएगा 19 √3 मीटर। सो फाइनल आंसर लिखना ना भूलिएगा। हाउ मच डिस्टेंस ही हैज वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। सो 19 √3 मीटर की डिस्टेंस उस लड़के ने बिल्डिंग की तरफ चली, मीन्स बी डैश इज इक्वल टू 19 √3 मीटर। होप ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, अ स्टेचू 1.6 मीटर टॉल, स्टेचू इज 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। पेडेस्टल आपने देखा होगा कहीं ना कहीं चौराहे पर स्टेचू बने होते हैं, उस पेडेस्टल पे स्टेचू ऑफ लिबर्टी सभी लोगों ने देखा है, ठीक है। उसकी वो कहाँ पर स्टैंड करता है, एक पेडेस्टल के ऊपर। पेडेस्टल में एक चबूतरा बनाते हैं, उस चबूतरे के ऊपर उसे खड़ा करते हैं, ठीक है। सो a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of a pedestal is 45 degree, 60 and 45. Find the height of the pedestal. We want the height of the pedestal, 60 and 45. That's it. तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि ग्राउंड लेवल पे, ये रहा इस ग्राउंड लेवल, यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ पर कोई पर्सन खड़ा हुआ है। जब तक किसी पर्सन की हाइट न गिवन हो उसे पॉइंट साइज ही लेना है। ओके, यहाँ एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल ये रहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना वाला पोर्शन पेडेस्टल है। इस पेडेस्टल पर
ऊपर यहां से लेकर यहां तक एक 1.6 मीटर टॉल का स्टेचू खड़ा हुआ है। ये स्टेचू है, ओके, इतना वाला स्टेचू है, इसकी हाइट है आपके पास 1.6 मीटर टॉल, ओके। यहां से लेकर यहां तक पेडेस्टल है और इतना है स्टेचू, क्लियर। यहां इस ग्राउंड पर इस पॉइंट से स्टेचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है, दैट इज 60 डिग्री। सो स्टेचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ले लेते हैं, ये रहा। सो ये एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री, ओके। अब उन्होंने ये कहा है कि पेडेस्टल का टॉप यहां पर हो या फुट ऑफ द स्टेचू आप बोल सकते हो। ये टॉप ऑफ द स्टेचू है और ये टॉप ऑफ द पेडेस्टल है, क्योंकि पेडेस्टल यहां से लेकर यहां तक है। तो इस पॉइंट का मींस टॉप ऑफ द पेडेस्टल का एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। सो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। तो ये एंगल है 45 डिग्री, ओके। और उन्होंने कहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। सो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि हाइट ऑफ द पेडेस्टल कितनी है, h मीटर्स, यहां से लेकर तो यहां तक। नाम दे देते हैं इसे पॉइंट बी, स्टेचू ए बी एंड सी। BC इज द पेडेस्टल एंड AB इज द स्टेचू। अगर आपको पेडेस्टल की हाइट निकालनी है तो आपको ये बेस कुछ ना कुछ कंसीडर करना होगा। तो सपोज दैट ये बेस है x मीटर्स का हमने ये बेस ले लिया है। अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है यहां पर, पहला है ACP और दूसरा है BCP। इन दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग T/10 लगाए। तो सबसे पहले हम लोग छोटे ट्राइंगल में T/10 लगाते हैं। अब बड़े में लगाओ छोटे में लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर, इट इज द क्वेश्चन नंबर 8। इन ट्राइंगल BCP 1045 डिग्री, इस वाले ट्राइंगल में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 45 डिग्री, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस परपेंडिकुलर है BC, दैट इज H एंड बेस है X। एंड आप अच्छी तरह से जानते हो कि किसी भी ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक एंगल 45 हो तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होता है। इसका मतलब ये होता है कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल होंगे। और अगर आप 10 के थ्रू चलोगे तो आपको पता है अच्छी तरह से कि 10 45 होता है 1, तो यहां हम लिखेंगे 1 और ये हो जाएगा आपके पास h/x। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू होगी h। तो यहां पर हमारे पास रिलेशन आ गया है h और x में, तो x किसके इक्वल है, h के इक्वल है, ओके। नाउ we will apply the T ratio for 60 degree in triangle ACP. So in triangle ACP, tan 60 लगाएंगे, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री क्या होता है देखें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो भाई tan 60 अगर आप लगा रहे हो तो ट्राइंगल कौन सा लिया है हमने, ACP। सो परपेंडिकुलर कौन होगा, AC, और AC क्या गिवन है 1.6 प्लस h। ये हो जाएगा आपके पास 1.6 प्लस h। दिस इज द परपेंडिकुलर एंड बेस है आपके पास x, बेस है x। tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3, यहां लिखेंगे √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस h, और x की जो वैल्यू है यहां पर हमारे पास वो है h। तो यहां हम इस x को रिप्लेस कर देंगे किससे, h से। तो यहां लिख देते हैं h, इस h का यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको मिलेगा h√3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस h। अब इस h को इधर ट्रांसफर कर दो, इस h को इधर ट्रांसफर करेंगे हम तो हमें मिलेगा h√3 माइनस h इज इक्वल टू 1.6। h कॉमन निकाल लो तो आपको मिलेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। इस √3 माइनस 1 को उधर भेज दो तो आपको मिलेगा h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अभी आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। सो √3 माइनस 1 का रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है √3 प्लस 1। तो आपको ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना होगा।
और आप देखोगे कि नीचे जो आइडेंटिटी बनती है वो बनती ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां बनेगा आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो एच इज इक्वल टू 1.6 रूट 3 प्लस 1 अपॉन में आएगा रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और 1.6 ब्रैकेट रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 स्क्वायर होता है 3 माइनस 1 स्क्वायर होता है 1। तो अब आएगा आपके पास 1.6 ब्रैकेट रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2। 1.6 को 2 से कैंसिल कर दी तो आपके पास 0.8 आएगा। देयरफॉर h इज इक्वल टू 0.8 ब्रैकेट रूट 3 प्लस 1 मीटर। यही है हाइट ऑफ द पेडेस्टल। कंक्लूड करना ना भूलिएगा, द हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज 0.8 ब्रैकेट रूट 3 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज मीटर। अगर क्वेश्चन में रूट 3 की वैल्यू गिवन हो तो आप यहां पर रूट 3 की वैल्यू लिखकर और फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में रूट 3 की वैल्यू नहीं गिवन है तो आप इसी टर्म में आंसर को छोड़ सकते हैं। सो होप ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से सुनिएगा। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन द ईदर साइड ऑफ द रोड which is 80 meter wide. From a point between them on the ground, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and the distances of the point from the poles. बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोगों ने रोड देखा होगा, रोड इस तरह से जाता है, सामने की तरफ जाता है। तो रोड के इस साइड एक पोल लगा हुआ है लाइक दिस, तो रोड के इस साइड दूसरा पोल लगा है। दोनों ही पोल की जो हाइट है वो सेम है। ओके, सो अगर हम यहाँ पर अगर एक बात करें तो एक रेक्टेंगल टाइप से बनेगा, इस टाइप से आपको दिख रहा होगा। ओके, सो सपोज दैट दिस इज द विड्थ ऑफ द रोड दैट इज 80 मीटर। 80 मीटर का रोड, द टोटल लेंथ विड्थ ऑफ द रोड इज 80 मीटर। 80 मीटर, दिस इज द विड्थ ऑफ द रोड। ओके, रोड के उस तरफ और रोड के इस तरफ दो पोल है और दोनों ही पोल की जो हाइट है वो सेम है। इसकी हाइट h और इसकी भी हाइट ले लेते हैं h। तो इस पोल को नाम देते हैं AB और इस पोल को नाम देते हैं CD। इस रोड पर बीच में कहीं पर एक पॉइंट है, सपोज दैट वो पॉइंट यहां पर है, जिसे नाम दे देते हैं। इस पॉइंट से इस पोल का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा हमने, सपोज दैट ये है 30 डिग्री और इस पोल की टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। हमें क्या क्या निकालना है? सोचिए, हमें निकालना है हाइट ऑफ द पोल जो कि दोनों ही पोल की सेम है, और पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट P जहां से इन दोनों पोल के टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन 30 और 60 डिग्री है। अगर मैं कहूं कि ये डिस्टेंस PD डिस्टेंस, अगर हमने कहा कि ये x है, x इज सपोज दैट, और विड्थ ऑफ द रोड है 80, तो बचा हुआ जो पोर्शन होगा वो होगा 80 माइनस x। तो आपके पास BP की लेंथ कितनी हो जाएगी? 80 माइनस x। तो हमें पोजीशन ऑफ पॉइंट P निकालनी है जो कि पोल CD से x डिस्टेंस पर मौजूद है और पोल BD से 80 माइनस x डिस्टेंस पर मौजूद है, पॉइंट P की पोजीशन, और दोनों पोल की हाइट है। तो आपके सामने यहाँ पर दो राइट एंगल ट्राइंगल तैयार है, एक है ABP और दूसरा है CDP। इन दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल में T रेशो 10 लगाकर हम पोल की हाइट और पोजीशन ऑफ पॉइंट P निकालेंगे। So, जैसे ही हमें x पता चलेगा तो पॉइंट P की पोजीशन क्लियर हो जाएगी। ओके, सो सबसे पहले हम इस ट्राइंगल में CDP में T रेशो 10 लगा और 60 डिग्री। सो इन ट्राइंगल CDP, इस ट्राइंगल में 60 डिग्री एंगल है तो tan 60 लगेगा। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, tan 60 होता है परपेंडिकुलर ऑफ बेस, सो परपेंडिकुलर h बेस x
सो h अपॉन x, tan 60 होता है √3, √3 इज इक्वल टू h अपॉन x, x को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो ये होगा आपके पास x √3 इज इक्वल टू h। यहां हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, h की वैल्यू आ गई, किसके टर्म्स में आई है, x के टर्म्स में, ठीक है। अब हम दूसरे ट्रायंगल में t रेशियो लगाएंगे tan 30 ABP, सो इन ट्रायंगल ABP, इन ट्रायंगल ABP, इस ट्रायंगल में लगा दिया tan 30, सो tan 30 फिर से वही परपेंडिकुलर बेस, सो परपेंडिकुलर h है और बेस है 80 - 6, सो h अपॉन 80 - x, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन 80 - x, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इधर इसका इधर, तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट 80 - x इज इक्वल टू h √3, सो आप लोग देख सकते हैं कि h की वैल्यू क्या है, x √3, तो इस h की प्लेस पर हम लोग x √3 पुट कर देंगे, so you can write on putting the value of h from 1, so from 1 80 - x is equal to x √3 into this √3 into √3 होता है 3, so 80 - x is equal to 3x, इस x को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, so 80 is equal to 3x plus x होगा, that is 4x, so 4x is equal to 80, so x is equal to आपके पास आ गया है 20, x जैसे ही आपको पता चलता है तो PD हो गया 20 और BP हो गया 80 - 20, that is 60, so therefore PD is equal to 20 meter and BP is equal to 80 - 20, that is 60 meter, 60 meter। अब हमें हाइट ऑफ द पोल निकालनी है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हाइट ऑफ द पोल h is equal to क्या है, x √3, तो now h is equal to, that is x √3 is equal to x की वैल्यू 20 है, तो ये हो जाएगा आपके पास 20 √3 मीटर। सो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि हाइट ऑफ द पोल है 20 √3 मीटर एंड पोजीशन ऑफ पॉइंट P है फ्रॉम दिस पोल 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पोल एंड 60 मीटर अवे फ्रॉम दिस पोल AB। सो मेरे ख्याल से क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ध्यान दीजिएगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. Very most important question है। So देखिए, यहाँ पर बात है कि आप एक बिल्डिंग पर खड़े और उस बिल्डिंग से आप एक केबल टावर के टॉप को देख रहे हो और वही बिल्डिंग के टॉप से आप उसके बेस को भी देख रहे हो, तो यहाँ ये प्रूफ हो जाता है कि जो टावर है वो बिल्डिंग से ऊंचा है, सीधी सी बात है। सो देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। पहले तो बेस बना लेते हैं, बेस। ओके, सपोज दैट दिस इज द केबल टावर। ये केबल टावर आपके सामने है, उसी के सामने 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, 7 मीटर, इस बिल्डिंग की हाइट है 7 मीटर। अब आप इस बिल्डिंग के टॉप पर यहाँ पर खड़े हैं, तो आपका जो हॉरिजॉन्टल होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल ऑफ यू। ओके, ये आपका हॉरिजॉन्टल है। अब इस हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बनेगा अगर आप इसके टॉप को देखते हो, जो टावर के। सो टावर के टॉप को इस पॉइंट से आपने देखा, सो ये एंगल बना आपका 60 डिग्री। ओके, ये एंगल है 60 डिग्री। यहीं से आपने उस केबल टावर के फुट पर देखा तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, जो हॉरिजॉन्टल के साथ में नीचे की तरफ बनता है उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। सो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बना आपका, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, दैट इज 45 डिग्री अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। So by the concept of alternate interior angles, if lines are parallel, alternate interior angles are equal. So this angle is equal to this angle. Okay, so ये एंगल जो होगा आपका, ये भी होगा 45 डिग्री।
अब इस क्वेश्चन में आपको निकालना है हाइट ऑफ द टावर। सो हाइट ऑफ द टावर अगर हम ले लें कैपिटल H ले लेते हैं हाइट ऑफ द टावर। इतनी जो हाइट है 7 मीटर है, बिकॉज बाय द कंसेप्ट ऑफ रेक्टेंगल ओके, दिस इज 7 मीटर। तो बचा हुआ जो पोर्शन होगा वो होगा आपके पास कैपिटल H माइनस 7 मीटर। अब यहां पर कुछ नेम दे देते हैं, बिल्डिंग को नाम देते हैं AB एंड CD इज द टावर, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं P। ओके, अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल जिनमें हम लोग T/10 लगाएंगे, वो है पहला है ABC और दूसरा है DPA। इन दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल में T/10 लगाएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ आपको बिल्डिंग और टावर के बीच के डिस्टेंस नहीं पता है, तो उसे आपको कुछ ना कुछ कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैंने कंसीडर किया है कि सपोज दैट इट इज x मीटर्स। अब अगर ये BC x है तो बाय द कंसेप्ट ऑफ रेक्टेंगल यू कैन सी दिस इज रेक्टेंगल, सो दिस इज आल्सो x, AP इज आल्सो इक्वल टू x मीटर्स। ओके, सो यहाँ दो राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, पहले इसमें हम लोग T/10 लगाएंगे इस एंगल 45 के लिए, और आपको पता है tan 45 1 होता है। इन ट्राइंगल ABC tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर है AB दैट इज 7 और बेस है BC दैट इज x। सो ये हो गया आपके पास 7/x, ये होता है 1, 7/x क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल टू आ गया आपके पास 7 मीटर। सो ये तो पता चल गया कि दोनों बिल्डिंग और टावर के बीच की डिस्टेंस कितनी है 7 मीटर, ये 7 मीटर है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ट्राइंगल DPA में T/10 लगाएंगे 10 4 60 डिग्री। सो इन ट्राइंगल DPA 10 60 डिग्री परपेंडिकुलर ऑन बेस, तो यहां है परपेंडिकुलर DP दैट इज H माइनस 7 और बेस है AB दैट इज x। सो कैपिटल H माइनस 7 अपॉन बेस है आपका x, जिसकी वैल्यू आपके पास है 7, तो इस x की वैल्यू यहां पुट कर देंगे हम लोग, और √10 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू H माइनस 7 अपॉन 7। इस 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 7 √3 इज इक्वल टू H माइनस 7। इस 7 को ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये आएगा H 7 √3 प्लस 7 इज इक्वल टू कैपिटल H। देयरफॉर कैपिटल H इज इक्वल 7 को निकाल लो कॉमन, 7 हो गया कॉमन, बचा आपके पास √3 प्लस 1 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द केबल टावर। व्हाट इज द हाइट ऑफ द केबल टावर? 7 ब्रैकेट √3 प्लस 1। यदि क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन हो तो आप आंसर फर्दर निकालेंगे, और अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू नहीं गिवन है तो आप यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं। होप ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान दीजिएगा। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in horizontal line at a height 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. Okay, so देखते हैं, बेस बनाते हैं। सबसे पहले लड़की यहां पर खड़ी है, ओके, बलून यहां पर है, जमीन से 88.2 मीटर की हाइट पर। इस लड़की का, इस गर्ल का जो हॉरिजॉन्टल है वो ये रहा, ओके। सो जब यहां से उस गर्ल ने उस बलून को देखा, सो एंगल ऑफ एलिवेशन था 30 डिग्री, 60 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, ओके। जब बलून हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है हवा के साथ, मतलब बलून यहां से पहुंच गया है, सपोज दैट यहां पर, यहां आ गया,
ओके, सो अब जो बलून का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अगर पास में बलून यहाँ पर है तो हमें इस तरह देखेंगे और बलून थोड़ा सा दूर चलेगा तो हमारी गर्दन हमें नीचे झुकानी पड़ेगी, मतलब कि एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस हुआ है। तो वो रिड्यूस होकर कितना हो गया है 30 डिग्री। सो द एंगल ऑफ एलिवेशन नाउ इट इज 30 डिग्री। तो बलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, बलून ने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की और यही डिस्टेंस हमको निकालनी है। सो बलून की हाइट जमीन से कितनी है, तो वो है 88.2 मीटर और गर्ल की हाइट कितनी है, तो वो है 1.2 मीटर टॉल गर्ल। ओके, सो ये दोनों ही हाइट सेम होगी क्योंकि बलून जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो जमीन से उसकी हाइट रहने वाली है कांस्टेंट और वो दे रखी है आपको कितनी 88.2। दिस हाइट इज 88.2, लेकिन जो गर्ल की हाइट है वो 1.2 है, तो ये वाला पोर्शन भी 1.2 होगा, ये भी 1.2 ही होगा। ओके, इतना 1.2 ही है, तो बचा हुआ पोर्शन कितना होगा, तो बचा हुआ पोर्शन जो होगा वो होगा 88.2 माइनस 1.2 दैट इज 87। तो ये वाला जो पोर्शन है वो 87 होगा। सो 87 मीटर। ओके, सो यहाँ गर्ल की आई से एंगल ऑफ एलिवेशन इस पोजीशन पे 60 डिग्री है और जब बलून थोड़ी दूर चले गया कुछ समय के बाद तो वो यहाँ पर आया तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया है 30 डिग्री, जो कि रिड्यूस हो गया है। अब हमें निकालना है कि बलून यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया और वो डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं वो है x। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर x है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी x ही होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी x ही होगा। अब यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमें नहीं पता है, तो उसे ले लेते हम लोग ये y है, तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी y होगी। यहां कुछ नेम दे देते हैं, सपोज दैट a, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं b, दिस इज द पॉइंट, इट इज द पॉइंट c, इट इज द पॉइंट d एंड इट इज द पॉइंट e। ओके, सो यहां आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, देखिए गौर से, ये राइट एंगल और यहाँ राइट एंगल होगा। सो राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास ए बी ई, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी ई, और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है ए सी डी, ए सी डी, जिसमें एंगल ए बी ई में एंगल है 60 डिग्री और ए सी डी में एंगल है 30 डिग्री। सो होप डायग्राम सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम निकालते हैं x और y की वैल्यूज। अगर आपको x चाहिए तो आपको पहले y कैलकुलेट करना होगा। सो y कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ट्रायंगल है ए बी ई। सो अब जो बी ई होगा वो कितना होगा 87। ओके, सो नाउ इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई 1060 डिग्री, बिकॉज एंगल कितना है यहाँ पर 60 डिग्री। 1060 परपेंडिकुलर ऑन बेस, परपेंडिकुलर इज EB दैट इज 87, या लिखो आप कोई दिक्कत नहीं है, EB अपॉन बेस है AB। EB की वैल्यू आपको दे रखी है 87, हमने निकाल ली है। EB is 87 which is equal to DC। ओके, सो AB की लेंथ है y, 1060 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर इंटरचेंज द प्लेसेस, इसे कहते हैं अल्टरनेट। सो y इज इक्वल टू 87 अपॉन √3, इसे यहीं पर रैशनलाइज कर दीजिए। क्यों? क्योंकि 87 3 का मल्टीपल है। सो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। सो y इज इक्वल टू 87 √3 अपॉन 3, √3 into √3 3, सो 3 और 87 को 3 से कैंसिल कीजिए। सो y इज इक्वल टू आएगा आपका 3 2 एंड 3 9 एंड √3। सो ये y की वैल्यू आ गई आपके पास 29 √3। ओके, अब हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ x। सो उसके लिए हम लोग ट्राइंगल लेंगे ACD। इस ट्राइंगल ACD में हम लोग T रेशो लगाएंगे 10 30। सो इन ट्राइंगल ACD 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर है DC दैट इज 87, सो डायरेक्टली यू कैन राइट 87। सो दिस इज 87 अपॉन बेस है आपका AC, A से लेकर C तक पूरा बेस होगा,
जो कि y प्लस एक्स होगा। यह लिखेंगे y प्लस एक्स। tan 30 ये होता है 1/√3, 87 अपॉन y प्लस एक्स। यहां कर देंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपके पास y प्लस एक्स इक्वल टू 87√3। हमारे पास y की वैल्यू है, इस वैल्यू को हम यहां पर पुट कर देंगे। सो यू कैन राइट ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। सो y की वैल्यू है 29√3, तो यहां लिखते हैं 29√3 प्लस x इज इक्वल टू 87√3। ट्रांसफर दिस 29√3, so x is equal to 87√3 minus 29√3। so x की वैल्यू होगी आपके पास 87 minus 29। 87 means 17 minus 9 8, 7 minus 2 5√3 मीटर। तो आपके पास आई x distance that is 58√3। so during that interval of time जो बलून है उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, 58√3 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। सो होप ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान दीजिएगा। A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. Speed is uniform. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज इसमें टाइम का इन्वॉल्वमेंट है। तो समझेंगे इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है। सपोज दैट ये ग्राउंड लेवल है और यहां पर एक टावर है। इस टावर में एक पर्सन खड़ा हुआ है जिसका हॉरिजॉन्टल ये होगा। एक कार टावर की तरफ मूव कर रही है यहां, तो इस पोजीशन पे अभी कार है। तो जैसे ही इस पर्सन ने इस कार को देखा तो उसने पाया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री। सो दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन दैट इज 30 डिग्री। क्लियर। कार 6 सेकेंड्स के बाद यहां पहुंच गई इस पॉइंट पर। सपोज दैट तो कार की पोजीशन यहां पर, सपोज दैट कार C स्टैंड्स फॉर कार, सो नाउ इट इज एट द पोजीशन ऑफ C डैश। तो कार को यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस ट्रेवल करने में 6 सेकेंड का टाइम लगा है। सो दिस इज द पोजीशन आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स, after 6 seconds. This is the position after 6 seconds we will get. Okay, so now the angle of depression of the car is found to be 60 degree. तो ये जो एंगल है यहां से लेकर यहां तक, ये एंगल है 60 डिग्री का। ओके, तो by the concept of alternate interior angles, if this angle is 30 degree, so this angle is also 30 degree. If this angle is 60, so this angle is 60 डिग्री। ओके, अब सवाल ये उठता है कि कार में यहां से लेकर यहां तक आने में 6 सेकंड का टाइम लगा, तो उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की हमें नहीं पता है, तो इस डिस्टेंस को ले लेते हैं x। अब क्वेश्चन ये है कि कार इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में, मतलब फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने में कितना टाइम लगाएगी, ये हमें निकाल के बताना है। तो हमें अल्टीमेटली ये डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल की जाएगी कार के द्वारा, ये पता करना है। बहुत ही आसान है। कार यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में जो भी टाइम लगाएगी उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि हाइट ऑफ द टावर को ले लेते हैं h, नाम दे देते हैं इसे दे देते हैं p और इसे दे देते हैं q। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ओके, सो इन ट्राइंगल p q c डैश हम t रेशियो 10 लगाएंगे फॉर 60 डिग्री। फिर हम इन ट्राइंगल p q c इसमें t रेशियो लगाएंगे फॉर 30 डिग्री, सेम टी रेशियो लगेगा 10। सो इन ट्राइंगल P Q C डैश, इन ट्राइंगल P Q C डैश 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस, तो परपेंडिकुलर होगा h और बेस होगा y। सो h अपॉन y।
सो tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो यहां लिखेंगे √3 इज इक्वल टू h अपॉन y। इससे यहां पर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 y इज इक्वल टू h, इसे इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। फिर ट्राइंगल लेंगे तो PQC, PQC इन ट्राइंगल PQC, इन ट्राइंगल PQC tan 30 डिग्री लगाएंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h अपॉन x प्लस y, x प्लस y। So tan 30 is equal to h upon x plus y in triangle PQC. PQC perpendicular is h, base is y plus x और x plus y. Okay. tan 30 होता है 1/√3 h upon x plus y. h की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, that is √3y। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा x plus y is equal to h √3। From equation 1 we will put the value of h here. So from 1 x plus y is equal to √3y into √3, √3y into this is √3। Okay, ये हो जाएगा √3 into √3 3। So x plus y is equal to 3y। Okay, इस y को अगर ट्रांसफर कर देते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2y। तो यह y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास x अपॉन 2। तो y की वैल्यू जो आई है हमारे पास x अपॉन 2 है। अब यहां पर क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ द कार इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्पीड से कार चल रही है, जो कि यहां पर C से C डैश तक आने में उसको लगा है 6 सेकंड। आगे भी स्पीड यूनिफॉर्म ही रहने वाली है, तो यहां पर आपको आंसर यूनिटरी मेथड से लिख देना है बिकॉज स्पीड इज यूनिफॉर्म। तो अब आंसर क्या लिखेंगे, आखिर में आंसर लिखेंगे टाइम टेकन बाय कार टू ट्रेवल द डिस्टेंस x इज 6 सेकेंड्स, और x का आधा डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा 3 सेकेंड्स। आंसर। सो आप दो स्टेटमेंट आखिरी में लिखेंगे, टाइम टेकन बाय कार टू ट्रेवल द डिस्टेंस x इज 6 सेकेंड्स, therefore time taken by car to travel the distance x by 2 that is y is 6 by 2 that is 3 seconds. So आपका आंसर होगा 3 seconds, 3 seconds। Why 3 seconds? Because speed is uniform. So आज हमने इस चैप्टर के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया और ये सारे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और हमेशा ही पूछे जाते हैं। सो मेरे ख्याल से ये वीडियो आज का आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। Thank you very much.